हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज अपने पास जो भूचाल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का जो टेस्ट हुआ है यानी कि टेस्ट नंबर 5, तो इसका अपने क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही शानदार यानी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं और आप अपने जो टेस्ट का तैयारी का आंकलन है वो सही ढंग से कर रहे हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसी प्रकार और इसी प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेन एग्जाम में। तो बस हौसला बनाए रखें। तो आज अपने पास ये क्या कर रहे हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन में कहाँ कोई गलती हुई है, यानी आपने कोई बाय मिस्टेक हो सकता है ओएमआर शीट में भरने में गलती कर दिया हो, या हो सकता है आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा हो। तो इन सब का अपने को देखो छोटी छोटी गलतियों से सीखना होगा। आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि सर मेरा इसमें नंबर कम आए हैं कि ज्यादा आए हैं, कि क्या कट ऑफ क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो एक कोशिश होता है कि आपको एक निर्धारित जितने, मान लो अब मैं आपको इस टेस्ट में अपने पास 60 क्वेश्चन रहते हैं एग्रीकल्चर की, तो 60 एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं, तो इस 60 में से आपको मैं मानता हूं कि यदि इस लेवल का एग्जाम आए और आप ऑल राजस्थान कम्पीट करना चाह रहे हैं ना, तो मानकर चलो कहीं ना कहीं आपकी 51 प्लस एग्रीकल्चर में सही होनी चाहिए। ये तभी हो पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं 57 एग्रीकल्चर में या 58 क्वेश्चन अटेंड करोगे और आप अपनी एक्यूरेसी को क्या करोगे, मेंटेन रखोगे, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं इतना स्कोर रहेगा। यदि आप इतना स्कोर कर पाते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी जीके में भी आप बेस्ट कर जाओगे। ओके, चलो अब यहां से अपने पास क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां से अपने पास देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि यहां पर हेरिंग बोन, कौन सा दिया है, यहां पर हेरिंग बोन प्रणाली का संबंध है। तो ये हेरिंग बोन प्रणाली है, ये धान की एक किस्म है या सिंचाई निर्धारण की विधि है, या यूं कहें कि जल निकास की व्यवस्था है और एक राष्ट्रीय संस्थान है। तो आपको हो सकता है कि यहां पर आपको लगा होगा कि सर ये धान की किस्म तो नहीं है, और बात करें कि ये कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। अब आपके पास कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुआ होगा कि इरिगेशन शेड्यूल की विधि है या जल निकास की व्यवस्था है। तो हेरिंग बोन प्रणाली क्या है बच्चों, यहाँ पर अपने पास जल निकास की व्यवस्था है, यानी जल निकास की एक विधि रहती है। हेरिंग बोन प्रणाली एक गिरिडोन प्रणाली रहती है। ओके, तो ये नालियां होती हैं, हो सकता है कई बार फिक्स नालियां बनाई जाती है, कई बार रैंडम नालियां बनाई जाती हैं। तो हेरिंग बोन प्रणाली होती है। हेरिंग बोन प्रणाली अपने पास क्या होगा, सब सरफेस ड्रेनेज होता है, यानी अधो मृदा का जल निकास होता है, उसकी एक विधि रहती है। आपको इतना ध्यान रखना होगा। तो सिंचाई निर्धारण की विधि नहीं होती है। ओके, चलो यहां पर अपने पास 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से माइक्रो हर्बिसाइड क्या दिया है, नहीं है, माइक्रो हर्बिसाइड नहीं है। ओके, या जैव शाकनाशी की बात करें तो ये होगा कोलेगो दिया है, डिवाइन दिया है, बाइपोलारिस दिया है, बेसालिन दिया है। तो बेसालिन क्या है, एक रसायन है यानी हर्बिसाइड है, ये माइक्रो हर्बिसाइड नहीं है। बेसालिन कह सकते हैं या फ्लूक्लोरालिन कह सकते हैं, फ्लूक्लोरेलिन। ओके, तो ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि यानी माइक्रो हर्बिसाइड नहीं है। आपसे पूछा है तो कोलेगो, डिवाइन, बाइपोलारिस या लोआस 2 होता है, ठीक है ना, लोआस 2 भी होता है, और एक अपने पास बायोफोस होता है, बायोफोस। तो ये सब अपने पास क्या रहते हैं, माइक्रो हर्बिसाइड रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम माइक्रो हर्बिसाइड कौन सा था, प्रथम, तो आपके पास क्या कहोगे, आप कहोगे सर डिवाइन क्या था, प्रथम माइक्रो हर्बिसाइड था। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। चलो, यानी कि अब बात किया कि सर अपने पास यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। अब बच्चों आपने क्या हो सकता है कहीं ना कहीं देखते क्या कर दिया होगा, गलती कर दिया होगा। तो अब यहाँ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा है, न कि विश्व खाद्य दिवस पूछा है। यदि आपसे पूछा जाता कि वर्ल्ड फूड डे, तो अपने पास क्या हो जाता, यहाँ पर 16 अक्टूबर हो जाता।
पर ये यहाँ नहीं होगा। यदि आपने ये किया है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ दिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है ना, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिया है जो अभी इसी साल 2023 में बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कब, ये 7 जून 2023 को बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। 21 जून की यदि अपने पास बात करते हैं तो दोस्तों अपने पास 21 जून का क्या हो जाएगा, 21 जून का अपने पास इंटरनेशनल योगा डे होता है, या अपने पास म्यूजिक डे माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी होता है। चलो अभी इसी प्रकार अपने पास बात करें कि यहाँ दिया आपको क्वेश्चन कौन सा, कि कृषि मौसम वेधशाला यानी एग्रो मेटीरियोलॉजी का ऑब्जर्वेटरी होता है, उसका एक स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। ऑब्जर्वेटरी का अर्थ हो गया कि जहाँ ये ओपन एरिया होता है और उसमें मौसम से संबंधित सभी इक्विपमेंट उस स्थान पर लगाए जाते हैं। तो मान लो ये अपने पास इस प्रकार का क्या रहता है, साइज रहता है ना, तो इसका क्या लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 180 फीट क्या रहती है, 180 फीट लंबाई होता है। और बात करें चौड़ाई कितनी रहती है, तो 120 फीट चौड़ाई रहती है। ओके, इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 150, 120 नहीं होगा, 140 नहीं होगा, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं नहीं होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ओके, चलो अब अपने पास बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन दिया है। तो अब आपके पास थोड़ा सा देखो सॉल्यूशन, आपको क्राइटेरिया बता देता हूं कि अपने पास देखो एक होता है मैक्रो यानी वृहत पोषक तत्व, एक होता है अपने पास माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहाँ मैक्रो को अपने पास 2 भागों में बांट सकते हैं कि प्राइमरी और बात करें तो सर आप कहोगे सर सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी में अपने पास N, P और K नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ सकते हैं। सेकेंडरी में अपने पास बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। माइक्रो में बात करें तो ये अपने पास माइक्रो में अपने पास कितने आ जाएंगे, 8 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास 8 आ जाएंगे, तो उसमें अपने पास यहाँ जिंक है, आप कौन सर हैं, मैग्नीज होता है, वेनेडियम नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में वेनेडियम नहीं है। वेनेडियम सर किस में है, तो वेनेडियम अपने पास बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। ये अपने पास कौन से होते हैं, सॉरी निकल नहीं है, यहाँ पर सोडियम। आप ट्रिक याद करोगे, वेसिकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम होते हैं, वो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कॉपर है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वेनेडियम। यदि ये क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका टॉपिक क्या है, आपने ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रखा है। यानी टॉपिक को आप क्या करो, दोबारा अच्छी तरीके से रिवाइज करो, क्योंकि एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहती है, और अपने पास जितना आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़कर आपको क्या करना होगा, आंसर करना होगा। चलो बात करें सर नेक्स्ट, अपने पास यहाँ पर दिया सोयाबीन हेतु कौन से जैव उर्वरक की प्रजाति काम में ली जाती है। तो राइजोबियम फेजियोली दिया जाता है, तो ये अपने पास मूंग, मोठ, उड़द इनमें काम में आ जाएगा। एजोस्पाइरिलम बात करें तो ये अपने पास क्या होता है, धान का होता है। एजेटोबैक्टर अपने पास C4 प्लांट का मान सकते हो, जैसे आपके पास गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इनका हो जाएगा। और राइजोबियम जैपोनिकम रहेगा, तो इसमें अपने पास ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। या ब्रेडी राइजोबियम जैपोनिकम दिया जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। ओके, राइजोबियम के बच्चों कल्चर होता है, राइजोबियम का कल्चर होता है, इसका 1 पैकेट होता है, 1 पैकेट क्या उसमें 200 ग्राम का होता है, कितने का, 200 ग्राम का होता है। और मान लो 10 किलोग्राम सीड है तो ट्रीटमेंट करना होता है, तो 5 पैकेट की आवश्यकता रहती है। अब अपने पास दिया निम्नलिखित में से फॉस्फोरस युक्त उर्वरक क्या दिया है, नहीं है। यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि फॉस्फोरस युक्त उर्वरक नहीं है,
तो कहीं ना कहीं अपने पास आप कहोगे सर बेसिक स्लेग फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है, ओके। रॉक फॉस्फेट ये भी फास्फोरस युक्त उर्वरक है। बात करें रो बोन मील, ये भी तो फास्फोरस युक्त उर्वरक है। फ्लाई एस ये क्या होता है, पोटास युक्त उर्वरक है, पोटेशियम का माना जाता है। तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा फ्लाई एस, यानी इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, या वुडन एस लिखा मिल सकता है, लकड़ी की राख, ओके। तो आपको ज्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। जैसे बेसिक स्लैग में अपने पास बात करें तो 14 से 18% हो जाएगा। ये इस प्रकार के अपने पास कंटेंट हो जाते हैं, कंटेंट भी आपको याद करना होगा, ओके। नेक्स्ट अपने पास बात करें कि यहाँ पर एक अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए बीज के नमूने के अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, 95% है, और बीजों की शुद्धता प्रतिशत कितनी है, 75% है। तो रियल वैल्यू का मान होगा, रियल वैल्यू का मान होगा, यानी कि वास्तविक उपयोगिता का मान पूछा है। तो रियल वैल्यू क्या होती है बच्चों, रियल वैल्यू क्या होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू में अपने पास क्या दिया, प्योरिटी परसेंटेज, बटा में अपने पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 100। यानी अब आपके पास क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर 95% हो गया, इनटू में क्या करें, यहाँ 75 हो जाएगा, ओके। और आपको क्या करना था, 100 का करना था, इस प्रकार करना था ना। तो यदि इसको अपने पास 5 से करते हैं तो 15 5 75, और यहाँ पर क्या हो गया, 20 का काम, ओके। यदि यहाँ से अपने पास देखें तो यहाँ देखो 15 5 75, 7 बच गए, 15 नीमा 135, और 7 कितने हो गए, 142, और अपॉन क्या हो गया, 20। यहाँ पर अपने पास देखो, अब इसको अपने पास 2 से कट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 2 7, फिर 2 एकम 2 पॉइंट लगाया, 2 2 4। तो इस प्रकार अपने पास कहीं ना कहीं क्या हो गया, 71.2 पर कट हो जाता है। तो यहाँ अपने पास बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 71% हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, ओके। समझ में आ गया। और वैसे आपको बता देते हैं कि कोई भी सीड हो यानी कि फसल का, तो रियल वैल्यू का मान कितने से कम नहीं होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यू कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 75 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया, यहां देखो, पौधों द्वारा 1 किलोग्राम शोषक पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पानी उपयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं और किस में नापते हैं। पहले तो बात आपने डेफिनेशन पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। और जल उपयोग दक्षता को किस में मापा जाता है, यील्ड में मापा जाता है। यील्ड होगा ना उपज में, तो ये 2 प्रकार की रहती है, एक होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और एक होता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, क्षेत्र क्षमता। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का फॉर्मूला यदि आपको दिया जाए तो यील्ड अपॉन क्या हो जाएगा, इवेपोट्रांसपायरेशन। और यदि फील्ड का दिया जाता है तो आप कहोगे सर यील्ड हो गया और वाटर रिक्वायरमेंट कितना था, इतना, ओके। और यदि इसका अपने पास मापने की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है। तो अब आप इसमें से सिलेक्ट करोगे तो आप कहोगे सर ग्राम प्रति सेंटीमीटर नहीं, किलोग्राम हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर, तो ये अपने पास 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जैसे ही टेस्ट का सॉल्यूशन होगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझें और आप अपनी तैयारी का विशेष आंकलन करें, क्योंकि बच्चों भीड़ छंटने में टाइम नहीं लगेगा, आपको हौसला बनाए रखना है, आपको मात्र एक सीट के लिए संघर्ष करना है। आपको हो सकता है कोई साथी कहेंगे कि सीटें वैकेंसी बहुत कम है, क्या पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यदि धैर्य रखा है तो आपको मंजिल भी मिलेगी, बस शर्त यह है कि आपको बी पॉजिटिव मेहनत करते रहना है, ओके। अब बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर सोडिक मृदाओं को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, तो सोडिक मृदा किसे कहेंगे, या नॉन सेलाइन मृदा कहेंगे। सोडिक मृदा का क्या कहेंगे और क्या कह सकते हैं, नॉन सेलाइन,
यानी कि सर आप कहो सर नॉन सैलाइन का अर्थ हो गया अलवणीय, अलवणीय। और यदि अलवणीय है तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, क्षारीय। इसको क्या कह सकते हैं, आप कहो सर क्षारीय मृदा कह सकते हैं। तो क्षारीय मृदा को किससे सुधारा जा सकता है, क्षारीय मृदा को आप जब भी नाम लोगे तो आप कहो सर जिप्सम से सुधारा जा सकता है। और जब भी जिप्सम का नाम आएगा तो आप कहो सर जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो सुधारा क्या जाएगा, कैल्शियम मिलाकर। तो यहाँ बोरोन मिलाकर नहीं, कैल्शियम मिलाकर करें हाँ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम मिलाकर करें। फॉस्फोरस मिलाकर नहीं होगा, सोडियम मिलाकर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर। कॉन्फिडेंस से ध्यान रखना होगा। और बात करें सर क्वेश्चन नया बनता है तो जिप्सम में आपको पूछा जाता है कि कैल्शियम परसेंटेज कितना होता है, आप कहो सर 29.2% कैल्शियम होता है। सल्फर कितना होता है, 18.6 से 23% तक क्या होता है, सल्फर होता है। जिप्सम किन फसलों के लिए उपयुक्त होता है, तो तिलहनी फसलों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तिलहनी फसलों की बुआई से पहले जिप्सम डालना चाहिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो अधिक ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है। यानी कि अधिक ढलान में मिट्टी को कटाव को कम करता है तो वहां कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का अर्थ होता है कि झाड़ियां लगाना। ओके, मल्चिंग, मल्चिंग को तो जहां अपनाएंगे जहां स्लोप 2% से कम होती है। टेरेस कल्टीवेशन करें या कंटूर बैरियर करें, तो यहाँ पर अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा, टेरेस कल्टीवेशन हो जाएगा। टेरेस कल्टीवेशन ये वहां अपनाया जाता है जहां ढलान क्या होता है, 16 से 33% होता है। जहां मृदा में ढलान क्या होता है, 16 से 33%, यानी कि अधिक कटाव वाली मृदाओं को सुधारने में ये काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया कि खेत में चावल फसल अवशेषों में गेहूं की सीधी बुआई किसी परंपरागत कृषि क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही मशीन है। यानी कि मान लो सपोज डेट गेहूं का किसी किसान ने गेहूं लगा सॉरी चावल लगा दिया था और उसको टाइम ही नहीं मिला और सोविंग टाइम किसका आ गया, आगे नेक्स्ट गेहूं का आ गया, तो वो खड़ी अवशेष थे और फिर भी वो बिजाई करना चाहता है, तो कौन सा अपने पास से यंत्र काम मिलेगा, शून्य कृषक मशीन नहीं, हैप्पी सीडर या जीरो सीडर या इको सीडर। तो हैप्पी सीडर मशीन का काम में लिया जाता है जिसमें बिना किसी अवशेष को हटाए तुरंत अपनी बिजाई कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर अपने पास क्वेश्चन दिया कि केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान CIFE स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ स्थित है, तो ये एक क्या है बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अपने पास 4 रहती हैं, कौन कौन सी, आपको सर IARI न्यू दिल्ली हो गया, फिर अपने पास कहाँ हो गया, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा का हो गया, फिर अपने पास कौन सा हो जाते हैं IVRI। ओके, और बात करें अपने पास क्या हो जाएगा CIFE। तो ये इस प्रकार अपने पास आपको ध्यान रखना होगा। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, तो यहाँ पर ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र है, 1960। ओके, तो इस हिसाब से अपने पास 3 नंबर हो जाएगा। गेहूं में सेहू या टुंडू रोग लगता है तो उसका कारण क्या रहता है, जीवाणु द्वारा होता है, एक सूत्रकृमि द्वारा होता है, एक माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, एक जीवाणु या सूत्रकृमि दोनों ही होता है। तो जीवाणु या सूत्रकृमि दोनों ही होते हैं। कोरेनोबैक्टीरियम तो क्या लिया जाता है, बैक्टीरिया लिया जाता है। और यहाँ पर एंगुइना ट्रेटिसाई क्या हो जाएगा, निमेटोड हो जाएगा। तो दोनों का संयुक्त रूप से अपने पास क्या होता है, सेहू या टुंडू डिजीज होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास आपको दिया कि मक्का की फसल हेतु इष्टतम ज्यामिति क्या रखी जाती है। तो कई बार देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपने को सिलेक्ट करना होता है कि क्या माना जा सकता है। तो 60 × 25 सेंटीमीटर रहेगा, 22.5 × 10 सेंटीमीटर या 30 × 10 सेंटीमीटर, या अपने पास 45 × 45 सेंटीमीटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो 45 × 45 सेंटीमीटर ये अपने पास दिया जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ किस में माना जाता है, यहाँ पर अर्ली कैबेज में, अगेती कैबेज होती है ना, अगेती पत्ता गोभी,
उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं स्टार पॉइंट दे रहा हूं। तो आप कहो सर मक्का में नहीं है क्या? नहीं है ये। फिर आपके पास ये नहीं है, ये ज्यादातर अपने पास खरीफ की दालों में काम में लिया जाता है। ये आपके पास किसका हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा। और बात करें तो यहाँ पर मक्का में कितनी हो गई? इतना 60 × 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास इस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूंगफली की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। तो मूंगफली में बलुई, चिकनी दोमट, बलुई दोमट, बलुई एवं चिकनी दोमट। तो क्या होते हैं? सैंडी लोमी सॉइल होते हैं। तो बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया हो जाता है। उत्पत्ति स्थान भी इसका इंपॉर्टेंट है, ब्राजील हो गया। और इसमें प्रोटीन की मात्रा 26%। तिलहनी फसलों का क्या है? ये राजा है, तो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से पर्ल मिलेट के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है। तो पर्ल मिलेट एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसी प्रकार का आपको प्रैक्टिस करवाया। आप कहोगे सर ये आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो सिलेक्शन के लिए 2 या 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको लगा होगा कि 60 में से आपको सिलेक्शन से वंचित कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस उन्हीं पॉइंटों को आप विशेष ध्यान से समझोगे कि क्यों गलत हो रहे हैं। तो पर्ल मिलेट किसको कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? किसको कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। ओके, फिर अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की ब्लैक आर्म बीमारी यानी ब्लैक आर्म डिजीज होता है कपास का, वो किसके कारण होता है? तो 1 नंबर तो ध्यान रखना, ब्लैक आर्म दिया जाता है तो बैक्टीरिया के कारण होगा। और बैक्टीरिया कौन सा काम में लिया जाता है? जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पेथोवार मालविसेरम। तो ये 2 नंबर आपके काम में लिया जाता है। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पेथोवार सिट्राई, ये अपने पास किस में लिया जाता है? सिट्रस कैंकर में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? सिट्रस कैंकर में काम में लिया जाता है। ओके ठीक है। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पेथोवार साइमोप्सिडी, ये अपने पास ज्वार में लिए गवार में काम में लेते हैं। गन्ने का पादप है, गन्ने का पादप कौन सा है? C3, C4 या केम प्लांट है। तो आपको ध्यान रखना होगा अपने पास कौन सा होगा? गन्ने का पादप क्या है? C4 पादप है। और क्या होगा? गन्ना तो हो ही गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ओके, ये सब हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। केम प्लांट में अपने पास क्या हो जाता है? नागफनी, नागफनी हो गया, ठीक है ना, कैक्टस का दिया जाता है। और अपने पास एमेरेंथस दिया जाता है। केम का अर्थ क्या हो गया? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या नाम रहता है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल नाम रहता है। इन प्लांट में क्या खास बात रहेगी कि इनमें रंध्र ओपन होते हैं रात्रि में और दिन में रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो या मांसलोदभिद पादप होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? केम प्लांट में आते हैं। फिर अपने पास दिया दलहनी फसलें मुख्यतः किस पोषक तत्व का स्रोत रहती है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन का रहता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का स्रोत मानी जाती है। दलहन फसलें किसका स्रोत मानी जाती हैं? प्रोटीन का मानी जाती है। इसी प्रकार के आप 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के हो गए, तो आपको इसी पैटर्न में आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा डीप तैयारी कर लिया और ऐसे हो गया। बस आपको क्या नॉर्मल धैर्य पेशेंस बनाए रखें, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बस शर्त ये है कि या तो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यदि कहीं पढ़ने में मिस्टेक कर दिया तो गलती हो सकती है, सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। या आपने ओएमआर सीट में भरने में गलती कर दिया तो आपका क्या सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। और हमारी दुआ आपके लिए यही है कि आपका 100% सिलेक्शन हो, और उम्मीद कर रहा हूं कि हो भी जाएगा। बस जो चीजें बता रहे हैं उन चीजों को आप फॉलो कर लेना। पशु के मध्यकाल की सबसे लंबी अवधि है पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, अंत मध्यकाल, द्विकाल। तो सबसे लंबी अवधि क्या मानी जाती है? द्विमध्यकाल होती है। कौन सी होती है? द्विमध्यकाल होती है। सबसे कम मध्यकाल की सबसे कम अवधि होती है वो अपने पास पूर्व मध्यकाल होती है। प्री स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर डाई स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये मध्यकाल की सबसे लंबी अवधि है, वो सबसे लंबी अवधि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन दिया कि चिन्हित करने की यानी कि आइडेंटिफिकेशन करने की टैगिंग विधि का संबंध है।
यानी टैगिंग किस में किया जाता है? ओके, टैगिंग का अर्थ होता है कि यानी कि इसमें अपने पास छल्ले, रिंगिंग भी कह सकते हैं, टैगिंग भी हो गया रिंगिंग, यानी कि वल्य जो रबड़ के आकार के ना, रबड़ के आकार के क्या वल्य, ये मुर्गियों के पैरों में छल्ले लगा दिए जाते हैं, क्या वल्य या छल्ले, ठीक है ना, छल्ले, रबड़ के छल्ले डाल दिए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? टैगिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सुअर में नहीं होता है, ओके, ध्यान रखोगे। सुअर में कौन सा होता है? नोचिंग। सुअर में क्या करते हैं? नोचिंग करते हैं, ईयर नोचिंग करते हैं, ओके। बछड़ों में नहीं, मुर्गियों से संबंध है हाँ। और भेड़ों में क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, रंग दिया जाता है, ओके, पहचान करने के लिए। तो यहां पर अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया कि साइलेज का उपयुक्त पीएच मान होता है, साइलेज के लिए कितना हो पीएच मान? 5.5 से 6.8 नहीं होगा, 3.5 से 4.2 करें, 4.8 से 6, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ठीक है ना। साइलेज में लगभग अपने पास कितनी नमी होगा? तो कहीं ना कहीं मानकर चलो कि साइलेज में नमी होती है 60 से 70 या 80% तक क्या हो जाएगी? नमी हो जाएगी। और ड्राई मैटर अपने पास 15 से 20% ड्राई मैटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात यानी कि लकवा जैसा हो जाता है, एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किन की कमी के कारण होता है? तो पहले नंबर कई बार दिया जाता है मिनरल का, आहार का या विटामिन का, तो आप पहले तो ऑप्शन ध्यान रखोगे विटामिन। और इसमें भी अपने पास कौन सा दिया है? इसमें यदि अपने पास बात करें कि कौन से विटामिन की बात हो रही है, विटामिन ए है या विटामिन B2 है या डी है या विटामिन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास विटामिन डी का, सॉरी विटामिन B2 की कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है कि पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशी दवा पिलानी चाहिए, कि कितनी बार पिलानी चाहिए? यदि किया जाता है तो वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार या प्रत्येक माह या 2 वर्ष में 1 बार, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 वर्ष में 2 बार। ये दवाई कब? 1 वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रोमांथ या जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय क्या होता है, यानी कि असली आमाशय कौन सा होता है? तो पेट को देखो 4 भागों में बांटा जाता है ना, तो पेट को 4 भागों में बांटा गया है, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। तो असली आमाशय क्या होता है? 4 नंबर एबोमेजम असली आमाशय होता है, और ये माना जाता है आभासी, ठीक है ना। अब आपके पास दिया रोमांथी फसलों में, तो ये हो गया। और यदि दिया जाए सूडोरोमिनेंट में ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और ये किस में अनुपस्थित होगा? ये ऊंट में अनुपस्थित होगा। ये किस में अनुपस्थित होगा? ऊंट में अनुपस्थित होगा, ये ध्यान रखो। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये अपने पास काठियावाड़ गुजरात का वन दिया जाता है जाफराबादी का, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मोंटगोमरी पाकिस्तान व फिरोजपुर पंजाब नहीं होगा, पंजाब व दिल्ली नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्या दिया? काठियावाड़ के गिर वन दे दिया, यानी गुजरात का है काठियावाड़ क्षेत्र, ओके। वहां से गिर नस्ल की भी उत्पत्ति हुई है गाय की। जाफराबादी नस्ल को और क्या कह सकते हैं? मिनी एलिफेंट कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहां पर दिया क्वेश्चन, अविकालीन भेड़ की नस्ल है वो किन के संकरण से विकसित की गई है? अविकालीन, तो अब आपको देखो ध्यान रखना होगा कि एक होता है अविवस्थर, और ये कहां से विकसित की गई है ना। तो यहां पर अपने पास देखो अविवस्थर, और एक है अविकालीन, ठीक है। तो यहाँ पर वस्त्र यूं सोचो कि चमकीले होते हैं। वस्त्र क्या होते हैं? चमकीले। तो चोकला नस्ल की क्या होगी? मादा होगी, और विदेशी नस्ल के मेरिनो नर होते हैं। तो यहाँ पर चोकला इंटू मेरिनो नर दिया जाए तो ये तो है अविवस्थर। तो यहाँ पर मारवाड़ी इंटू मेरिनो नहीं है, मालपुरा इंटू मेरिनो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? अविकालीन।
कालीन किस से बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखोगे कि मालपुरा नस्ल से बनाए जाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। कराकुल नस्ल के जो होते हैं तो वो तो पेल्ट के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है। क्या पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना जरूरी है। कश्मीरी है, बारबरी है, बीटल है, बकरवाल। तो बकरवाल या भाकरवाल लिखा मिल जाता है, तो ये क्या है, ये भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की। ओके, आप कहूँ सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, हाँ ऐसे ही आते हैं। अब आपसे दिया कि रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। तो रट या मस्त अवस्था क्या हुआ, यानी कि अपने पास किस में मिलती है देखने को, गाय में, ऊंट में, भेड़ में या बकरी में। तो ये अब जब ऊंट का होता है ना प्रजनन के दौरान, तो वो एक होता है, तो उसकी अवस्था को क्या कहते हैं, रुट या मस्त अवस्था कहते हैं। किसमें है, ऊंट में। और ऊंट प्रजनन योग्य कितने वर्ष पर प्रजनन योग्य हो जाता है, तो 5 से 6 वर्ष माना जाता है। और ऑप्शन यदि 5 दिया जाए तो 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पर ऊंट प्रजनन योग्य हो जाता है, ध्यान रखोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया कि गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है, या प्रथम स्त्राव क्या कहलाता है। यानी कि प्रसव के तुरंत बाद जो लैक्टेशन प्राप्त होता है, उस लैक्टेशन को क्या नाम दिया जाता है, कोलेस्ट्रम नाम दिया जाता है, खीस। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोंड मिल्क नहीं होगा, मक्खन मिल्क नहीं होगा, कोलेस्ट्रम या इसको क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। ठीक है ना, ये राइट होगा। यहाँ पर पनीर नहीं होगा। खीस बछड़ों को पिलाना चाहिए, खीस है ना, बछड़े को पिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ओके, इसके लिए पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए, शरीर भार का 1/10वां भाग, शरीर भार का 1/10वां भाग पिलाना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना होगा। और जो ये लैक्टेशन होता है वो लगभग कितने दिन, 5 दिन तक या 5 से 7 दिन तक जो प्राप्त होता है उसको किस कहते हैं। उसके बाद में जो स्वच्छ लैक्टेशन प्राप्त होता है उसको दुग्ध की परिभाषा कहेंगे, डेफिनेशन कहेंगे। भेड़ में समागम यानी कि अपने पास मैटिंग की क्रिया क्या कहलाएगी, तो मैटिंग की भेड़ में क्या कहलाती है, टोपिंग या टपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है। और गाय भैंस में क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। गाय भैंस में क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। ओके, निम्नलिखित में से विषाणु जनित यानी रोग, वायरस जनित रोग नहीं है। तो चेचक होता है, वायरस जनित है, अतिसार होता है, रानी खेती नहीं है, रानी खेत है, रानी खेत होना था, खेती नहीं है। तो ये अपने पास होता है निमोनिया, वायरस जनित नहीं है, निमोनिया वायरस जनित रोग नहीं है। ओके, ध्यान रखूंगी। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देकर जाएंगे। गुम्ब्रो नामक बीमारी का संबंध है, ठीक है ना, या गेम्ब्रो, कई बार क्या लिखा मिल जाता है, गेम्ब्रो लिखा मिल जाता है। तो ध्यान रखूंगी, इस बीमारी का संबंध मुर्गी, गाय, भेड़, बकरी से, तो ये पोल्ट्री से रिलेटेड बीमारी होती है, गेम्ब्रो डिजीज। ओके, ध्यान रखूंगी, वायरस जनित होता है। कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है, कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो नस्ल सुधार के लिए, रोग प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, वो ज्यादातर नस्ल सुधार के लिए ही किया जाता है। ओके, भारत में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है, बकरी का है, भैंस का, गाय का, भेड़ का है। तो इसमें अपने पास किसका है, भैंस का है। कितना, लगभग 52% हिस्सा। और बात करें 45% हिस्सा किसका है, गाय का है। और लगभग 2.5 से 3% हिस्सा किसका हो गया, बकरी का हो गया। तो सबसे ज्यादा भैंस का हो गया।
लैक्टोमीटर पर पाठ्यांक ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, कितने से कितने तक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से 20 है क्या, नहीं। 1 से 40 है क्या, 0 से 30 नहीं। 0 से 40 तक पाठ्यांक होती हैं, ध्यान रखना होगा। कितना होगा, 0 से, ओके। डॉली नामक प्रथम क्लोन किस पशु का था, तो डॉली क्लोन तैयार किया गया था किसका, भेड़ का। किन्होंने तैयार किया था, इयान विल्मुट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना होगा डॉली नामक प्रथम क्लोन किसका था, भेड़ का था। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दवा पशुओं में विरेचक का काम करती है, कि कौन सी दवा है जो विरेचक का काम करती है। अरंडी का तेल, एल्कोहल, कपूर, नीला थोथा। तो देखो एल्कोहल उत्तेजक है, कपूर भी उत्तेजक है, ओके। यहाँ पर कॉपर सल्फेट, नीला थोथा ये नहीं होगा। तो ये अरंडी का तेल क्या है, विरेचक का काम करेगा। विरेचक का अर्थ हो गया कि हल्के दस्तावर के रूप में काम में आता है, ओके। अब आपके पास दिया कि भैंसों के संतुलित आहार में होता है, कि यदि भैंसों का जो संतुलित आहार दिया जाता है तो आहार में कंसंट्रेशन पार्ट कितना दिया जाता है, यानी सांद्र भाग कहीं, जिसको बांटा लिखा सकते हैं, और राफेज होता है चारों वाला का। तो अपने पास कितना परसेंटेज भाग होना चाहिए, तो यहाँ पर अपने पास 66% भाग क्या होना है, राफेज होता है। चारा होता है, चारे में भी अपने पास शोषक और गीला चारा दिया जा सकता है, और बांटा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन भाग, सांद्र भाग। तो ये 66% भाग राफेज काम में लिया जाता है, और 33% भाग क्या काम में लिया जाता है, बांटा। तो यानी कि 66 को अपने पास हो सकता है 2/3 भाग लिखा मिल जाए, और इसको 1/3 भाग लिखा मिल सकता है। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। एरिड हॉर्टिकल्चर पर केंद्रीय संस्थान, यानी कि ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन घुमा कर दिया है, और कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। आपसे पूछा क्या है, CIAH ही पूछा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। आपका आंसर बीचवाल बीकानेर राजस्थान हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ हो गया। CISH कहाँ होता है, लखनऊ में हो जाता है। CITH कहाँ हो जाता है, टेम्परेट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ हो जाता है, CITH कहाँ हो जाता है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हो जाता है, बस ध्यान रखोगे। अब अपने पास क्वेश्चन दिया कि बंद गोभी की क्लब रूट बीमारी, क्लब रूट नामक बीमारी निम्नलिखित में से क्या डालकर कम की जा सकती है। क्लब रूट बीमारी होती है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जीवाणु जनित रहती है। अब अपने पास चूना, जिप्सम, नमक और अम्ल, ये किन को मिलाकर। तो क्लब रूट बीमारी ज्यादातर किस में होती है, क्षारीय मृदाओं में होती है ना। तो क्षारीय मृदाओं का देखो सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये अम्लीय मृदाओं में होती है, अम्लीय मृदाओं में होती है। तो अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है किसके द्वारा, चूना द्वारा। तो इसका अपने पास चूना डालकर कम किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट अपने पास दिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म पूषा अनमोल है। पूषा अनमोल किसकी है, तो आपका आंसर अर्का अनमोल तो आम का था, तो यहाँ आम तो ऑप्शन ही नहीं है। आलू का होगा क्या, नहीं। धान की वैरायटी है क्या, नहीं। बंद गोभी या बैंगन की करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, बैंगन की वैरायटी रहती है पूषा अनमोल। अर्का अनमोल किसका हो जाएगा, अर्का अनमोल अपने पास आम का हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। विश्व में फलोत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, USA का है, कि भारत का है, कि चीन का है, कि ब्राजील का। तो फल उत्पादन में और सब्जी उत्पादन में दोनों में क्या है, चीन प्रथम स्थान पर है, और भारत का दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ पर दिया जिब्रेलिक अम्ल का व्यावसायिक स्तर पर किस फसल का आकार बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, किस फल का आकार बढ़ाने में। तो जिब्रेलिक अम्ल का देखो बेरी फॉर्मेशन यानी आकार बढ़ाने में काम में लेते हैं, आंवला, अनार, बेर या अंगूर। तो अंगूर में काम में लेते हैं। अंगूर के बेरी का आकार बढ़ाने में कौन सा अपने पास हार्मोन काम में लिया जाता है, जिब्रेलिक हार्मोन काम में लिया जाता है, ओके। लगभग कितना 25 ppm काम में लिया जाता है।
अब आपके पास क्वेश्चन दिया कि पपीता के पाला प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है। केरिका पपाया नहीं है, केरिका कोलीफ्लोरा नहीं होती है, केरिका कैंडामार्केंसिस या कैंडामार्केंसिस होता है। ओके, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। माउंटेन पपाया भी कह सकते हैं इसको, पहाड़ी पपाया भी। जब फूल गोभी का कर्ड ढीला हो तथा दिखने में मखमली जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्यूजीनेस कहते हैं कि ब्लाइंडनेस कहते हैं। ब्लाइंडनेस तो रतौंधी होता है, रिसीनेस होता है, कि ब्राउनिंग होता है। तो देखो इसको क्या कहते हैं, फ्यूजीनेस या फजीनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फजीनेस कहते हैं। उस पर रेस से आ जाती हैं, कर्ड क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, मखमल जैसा हो जाता है। रिसीनेस होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। ओके, बटनिंग ब्राउनिंग होता है बोरोन की कमी से, और बटनिंग होता है, क्या हो जाता है, बटनिंग होता है नाइट्रोजन की कमी से। यहाँ पर स्थानीय बाजार हेतु खरबूजे को किस अवस्था पर तोड़ना चाहिए, स्थानीय वास्ते। तो यहाँ पर फुल स्लिप्स अवस्था, हाफ स्लिप अवस्था, या परिपक्व अवस्था, या परिपक्व अवस्था। तो यहाँ पर फुल स्लिप अवस्था पर तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। हाफ स्लिप अवस्था पर कौन सा, अर्धधारी अवस्था पर नेटिंग, ठीक है ना। यदि दूरस्थ स्थानों पर भेजना है तो हाफ स्लिप अवस्था पर तोड़ा जाता है। और हरा मधु एक वेराइटी रहती है, हरा मधु, उसको नेटिंग अवस्था या जाल अवस्था पर तोड़ा जाता है, उसको नेटिंग या जाल अवस्था पर तोड़ा जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से देखो अपने पास कि मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है। मटर की सीड रेट आपसे दिया जाता है 100 किलोग्राम, 140, 120 या 150। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। वैसे 80 से 100 किलोग्राम दिया जाता है। ओके, पत्ता गोभी की पछेती किस्में कितने दिनों में तैयार हो जाती है। पछेती किस्में कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 60 से 90, 90 से 100, 90 से 100, या 90 से 120 दिन, या 90 से 140। तो पत्ता गोभी की जो पछेती किस्में है वो लगभग कितनी, 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अपने पास क्या दिया है, कौन सी क्रॉप ट्रैप की तरह उगाई जाती है। ट्रैप यानी कि जाल क्रॉप के रूप में काम में ली जाती है। तो भिंडी, आलू, प्याज या मटर। तो भिंडी लिया जाता है, और किन, कपास के चारों ओर भिंडी को ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से फ्लोराइड का सूचक पादप है। फ्लोराइड का सूचक पादप कौन सा रहेगा। देखो अपने पास गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोल्स या क्राइसेंथेमम। तो फ्लोराइड का कौन सा है, ग्लेडियोल्स क्या रहता है, फ्लोराइड का सूचक प्लांट माना जाता है, इंडिकेटर प्लांट माना जाता है। जैसे बोरोन है, वो बोरोन का इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, सूरजमुखी होता है। और सूरजमुखी किसका, सिंचाई का इंडिकेटर प्लांट होता है, ठीक है। लाइकेन होता है वो प्रदूषण का होता है। तोरिया होता है वो फॉस्फोरस का होता है। उसी प्रकार इंडिकेटर प्लांट फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, ग्लेडियोल्स हो जाएगा। वानस्पतिक रूप से बेर का फल क्या कहलाता है, सरस या ड्रुप या पोम या एकल यानी वन सीडेड नट दिया जाता है। तो यहाँ पर बोयर का फल क्या कहलाएगा, ड्रुप या स्टिल। ये फल जिनमें क्या गुठली पाई जाती हैं तो उनका फल प्रकार क्या होगा, ड्रुप होगा, ठीक है ना। जैसे आप कहोगे सर आम में, तो आम का क्या होगा, ड्रुप या स्टिल ही होगा। ओके, आलू है एक, आलू है एक यानी कि आलू क्या दिया है आपको, दिया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का है, कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का है, कि लीव्स का है, कि किसका है। तो यहाँ पर अपने पास जड़ का नहीं है, पत्ती का नहीं है। तो अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, तने का। आलू क्या रूपांतरित है, तने का रूपांतरण है। इसको मसालों की रानी भी कह सकते हैं। तो लौंग को कहेंगे, छोटी इलायची को कहेंगे, कि काली मिर्च को कहेंगे, कि मेथी को कहेंगे। तो देखो दोस्तों, मेथी का कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फेबेसी कुल से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। और मसाले वाली फसलें हैं, ज्यादातर किससे बिलोंग करेंगी, अम्बेलिफेरी या एपियसी कुल से। काली मिर्च को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं।
और छोटी इलायची को क्या कहते हैं, रानी कहती हैं। कार्डामोम इलाटेरिया या इलाटेरिया कार्डेमोम नाम दिया जाता है ना। ओके ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन दिया कि यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है, यानी कि पौधों को छोटेपन के रूप में उगाने की एक जापानी कला है कि ऑर्किड है क्या नहीं, रिपोर्टिंग है क्या नहीं, बोनसाई है। बोनसाई क्या होता है, पौधों को ड्वार्फपन में उगाने की एक जापानी कला होती है, आर्ट होती है। अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था, 2005, 6 या 7, 8 या 8, 9 या 4, 5। तो ये अपने पास 2005-6 में स्टार्ट हो गया था। कब हो गया था, 2005-6 में स्टार्ट हो गया था। देखो आपके पास नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ स्थित है, गुड़गांव आपका सर हरियाणा में है। स्थापना वर्ष क्या था, 1984 था। उसके बाद में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करते हैं तो 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ था, 24 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया किसमें, MIDH में, MIDH में, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कब से, 2014 से। ओके, यानी कि बागवानी के समग्र मिशन के रूप में MIDH को स्टार्ट कर दिया है 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में सेब का बोना मूल ग्रंथ है। सर ये से सेब तो सिलेबस में नहीं था। तो देखो दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस भी तो आ सकते हैं। यहाँ आपको एग्री अब में जो भी टेस्ट बनाया जाता है बहुत शानदार तरीके से टीम मेहनत कर रही है और यहाँ के टीम पर आप भरोसा रखें, क्योंकि आपको जैसा एज मेन एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ तैयारी करने को आपका मौका मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन बेंच भी यहाँ चल रही है और यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरे टेस्ट दिए जाएंगे, पूरे सिलेबस के दिए जाएंगे, तो आप बेझिझक यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ M9 दिया, M13 दिया, M4 दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, M9 है ये। यदि आपको मान लो ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको करना नहीं है। यदि आपको दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई पढ़ा है तो ही आप अटेंड करें। फिर अपने पास दिया कि क्वेश्चनों की सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय संसाधन यानी प्रोसेसिंग कितने तापमान पर करना चाहिए, तो उनको कितने तापमान पर संधारित करना चाहिए। तो आपको सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। आपने क्या पढ़ा, 115 से 121 डिग्री पढ़ा और टिक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ दिया फारेनहाइट, होगा क्या अपने पास 115 से 120 दिया है या 21 देना था, तो यहाँ पर अपने पास ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए 4 नंबर हो जाएगा। और यदि फलों की बात करें तो 100 डिग्री पर होता है। फलों का संसाधन कितने डिग्री पर करते हैं, 100 डिग्री पर करते हैं, तो राइट आंसर इसमें 4 नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्या दिया है, यहाँ पर अपने पास देखो, विथेनिया सोमेनिफेरा नहीं है, अश्वगंधा का होता है, प्लांटेगो ओवेटा, ये अपने पास किसका हो गया, इसबगोल का नहीं है, अजेडिरेक्टा इंडिका ये अपने पास नीम का होता है, नहीं है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम ये अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आज का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस प्रकार आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप क्या करें, इनको पूरे अच्छे तरीके से देखें, अपने दोस्तों को इस लेक्चर को क्या करें, शेयर करें। और भी कोई आपके साथी जो मान लो पूरी तैयारी कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बेंच आपको पता है कि शाम का 5 से 7 बजे और हर सप्ताह में आपके पास 2 टेस्ट होते हैं एग्री में, तो आप इन टेस्टों का लाभ उठाइए। आप अपनी तैयारी का क्या कीजिए, आंकलन कीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना आपने कट ऑफ रखा है और आपने उस कट ऑफ को क्रॉस किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। ओके, थैंक यू।